दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 10 साल के एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए, जिसका नाम था मैनुअल। मैनुअल के पेरेंट्स एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले थे, इसलिए मैनुअल को घर से दूर रिश्तेदारों के घर भेज दिया जाता है। मैनुअल मैड्रिड से निकलकर 3 हफ्तों के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने आता है। मैनुअल अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से उसे अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है। मैनुअल स्टेशन पर काफी देर तक अपने चाचा हुवान का इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। पर कुछ देर बाद अंकल हुवान मैनुअल को रिसीव करने स्टेशन पर आ जाते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। यहां मैनुअल को पता चलता है कि उसके तीनों चाचा एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और मैनुअल को 3 हफ्तों में एक हफ्ता तीनों अंकल के यहां गुजारना था। सबसे पहले बारी आती है अंकल हुवान की, जिसकी फैमिली के साथ मैनुअल रहना शुरू कर देता है। अगले ही दिन हुवान मैनुअल को अपनी शॉप पर ले जाता है, जहां वह स्टिचिंग का काम करता था। हुवान की शॉप में सिर्फ लेडीज ही काम करती थीं, जिनके साथ हुवान मैनुअल के सामने फ्लर्ट करता है और मैनुअल यह सब शांति से देखता है। कुछ देर बाद यहां हुवान की बेटी फुएनसांटा आती है, जिसे देखकर मैनुअल काफी खुश होता है, क्योंकि पहली नजर में ही मैनुअल को फुएनसांटा पसंद आ गई थी। अब हुवान और फुएनसांटा के साथ मैनुअल को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन हुवान मैनुअल और फुएनसांटा को लेकर शहर से दूर एक सुकून भरी जगह पर जाता है और दोनों को पेंटिंग करना सिखाता है तथा नेचर को देखकर उसकी खूबसूरती पेंटिंग में उतारने के लिए कहता है। जब ये तीनों पेंटिंग बना ही रहे होते हैं, तभी यहां पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। यह शख्स अपने आप को भगवान बताता है, इसलिए मैनुअल उसे एक फल खाने के लिए दे देता है। लेकिन अब भी इस अजीब शख्स की हरकतें खत्म नहीं होती और वह कुछ न कुछ कहता ही रहता है। थोड़ी देर बाद वह यहां से चला जाता है। घर पर जब फुएनसांटा अपनी मॉम से डांस सीख रही होती है, तो हुवान मैनुअल को कला के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता है, लेकिन मैनुअल का ध्यान हुवान की बातों पर नहीं बल्कि फुएनसांटा पर था। वक्त के साथ साथ मैनुअल की मोहब्बत फुएनसांटा के लिए बढ़ती जाती है और यह बात फुएनसांटा को भी अच्छी लगती है, क्योंकि वह भी मैनुअल को पसंद करती थी। इसीलिए ये दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताते थे। फुएनसांटा जब महसूस करती है कि मैनुअल अपने पेरेंट्स की वजह से दुखी है, तो वह उसे अच्छा फील कराने के लिए प्रॉमिस करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। फुएनसांटा मैनुअल को एक सीक्रेट बताती है कि अंकल फर्नांडो गे हैं, और यह बात सिर्फ फुएनसांटा ही जानती थी। इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। हुवान के घर रहने के बाद अगले हफ्ते मैनुअल अंकल फर्नांडो के घर रहने लगता है। फर्नांडो बेकरी का काम करता था और मैनुअल भी यहीं पर काम सीखने लगता है। भले ही फर्नांडो बेकरी चलाता था, लेकिन उसे चेलो बजाना बहुत पसंद था। मैनुअल जब फर्नांडो को चेलो बजाते हुए देखता है, तो उसका भी इंटरेस्ट चेलो में जाग उठता है। फर्नांडो मैनुअल को चेलो की बारीकियां समझाता है। तभी फर्नांडो का असिस्टेंट टोनी आ जाता है, जो कि फर्नांडो का लव पार्टनर था, और यह बात मैनुअल को भी पता चल चुकी थी। वहीं फर्नांडो की वाइफ बेत्रिस फर्नांडो पर गुस्सा करती है, क्योंकि वह काम पर जरा भी फोकस नहीं करता था। इस पर फर्नांडो कहता है कि उसकी खुशी काम में नहीं बल्कि चेलो में है। एक दिन टोनी फर्नांडो को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब वह फर्नांडो के साथ नहीं रह सकता। टोनी की बातों से फर्नांडो बहुत डिप्रेस हो जाता है और खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। जब मैनुअल बेत्रिस के पास जाता है, तो बेत्रिस बहुत अजीब अजीब बातें करती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन मैनुअल को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वह बेत्रिस को बताता है कि उसका हस्बैंड फर्नांडो और टोनी एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। यह सुनकर बेत्रिस काफी हैरान होती है और मैनुअल से कहती है कि तुम इस अफेयर के बारे में किसी को मत बताना और इसे सीक्रेट ही रहने देना। फर्नांडो के रिलेशन को लेकर बेत्रिस उस पर गुस्सा नहीं होती, बिल्कुल उसे परेशानी और डिप्रेशन में देखकर उसका दुख कम करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है। मैनुअल फुएनसांटा के साथ काफी खुश था। एक दिन जब ये दोनों छत पर होते हैं, तो इन्हें एक लड़की और लड़का दिखाई देते हैं, जो इन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर फुएनसांटा बताती है कि वो अंकल एमिलियो की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड था, जो ड्रग्स लेने छत पर आए थे। फुएनसांटा के पास कुछ खास पावर्स थीं, इसलिए वह छत पर खड़ी खड़ी बता देती है कि घर में कुछ हलचल मची हुई है और कुछ बुरा हुआ है। जब ये दोनों नीचे जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि फर्नांडो की डेथ हो गई है। सब लोग परेशान थे। बेत्रिस रोते हुए बताती है कि अचानक फर्नांडो जमीन पर गिर गया और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। एमिलियो जब फर्नांडो को चेक करता है, तो पता चलता है कि फर्नांडो को हार्ट अटैक आया है। एमिलियो किसी तरह फर्नांडो को होश में लाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। अब मैनुअल एमिलियो की फैमिली के साथ रहने आ जाता है, जहां एमिलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन मैनुअल को मार्गरीटा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह मार्गरीटा और एमिलियो की वाइफ लोला को बहुत परेशान करता है। एक दिन मैनुअल को उसके फादर कॉल करते हैं और मैनुअल को पता चलता है कि वे अब इटली में रह रहे हैं।
मैनुअल अपने फादर को बताता है कि मार्गरीटा उस पर हर वक्त नजर रखती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह अब घर वापस आना चाहता है। मैनुअल फुएनसांटा को बताता है कि कुछ समय में मैनुअल के फादर उसे लेने आने वाले हैं और वह जल्द ही अपने घर चला जाएगा। यह खबर सुनते ही फुएनसांटा उदास हो जाती है। मैनुअल और फुएनसांटा एक दूसरे से शादी करके एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि कजिन्स में शादी नहीं हो सकती, इसलिए यह दोनों बहुत उदास होते हैं। एमिलियो के घर में एक कमरा था जहां किसी को भी जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन मैनुअल और फुएनसांटा इस कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि यह तो एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो जब मैनुअल को इस रूम में देखता है तो बहुत खुश होता है और अपने काम के बारे में ठीक उसी तरह मैनुअल को बताता है जिस तरह दूसरे भाइयों ने मैनुअल को बताया और समझाया था। एमिलियो आंखों का डॉक्टर था और वह मैनुअल को आंखों की सुंदरता दिखाता है, लेकिन इतने में ही यहां मार्गरीटा आ जाती है और इन दोनों बच्चों पर चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने सख्ती से क्लिनिक में आने से मना किया था, लेकिन फिर भी ये दोनों क्लिनिक में आ गए। यहां मार्गरीटा एमिलियो को बताती है कि फिर से एमिलियो के फादर यानी मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं। दरअसल मैनुअल के दादा मैनुअल को ही एंटोनियो समझते थे, इसीलिए एमिलियो मैनुअल को दादा से बात करने के लिए उनके पास भेज देता है ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके। मैनुअल के दादा हर टाइम मरने की बातें करते थे और वो मैनुअल से भी यही कहते थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, इससे पहले कि सब तबाह हो जाए हमें दुनिया देख लेनी चाहिए। फुएनसांटा के अलावा कोई भी दादा की बातें समझ नहीं पाता था। दादा इन दोनों को बताते हैं कि इस घर में बहुत सारे राज दफन हैं जो इस घर को शर्मिंदा करते हैं। अभी वह सीक्रेट बता ही रहे थे कि इतने में दादा चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह भूल गए थे कि किस राज की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें याद आता है और वे बताते हैं कि मैंने भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और एक मासूम आदमी को बुरी तरह मारा था और फिर उसे मारकर आखिर में इसी घर के बेसमेंट के नीचे दफन कर दिया था। दादा आगे कहते हैं कि वह एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें सुकून मिल सके। यह बताने के बाद वह सो जाते हैं। इसके बाद मैनुअल जब लोला के कमरे में जाता है तो उससे ड्रग्स और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर बात करता है, जो लोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह मैनुअल पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ड्रग्स और बॉयफ्रेंड, इन दोनों बातों को किसी से शेयर मत करना और इसे सीक्रेट समझकर रखना। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन लोली को यह नहीं पता था कि पूरा परिवार यह जानता था कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग एडिक्टेड है। जब यह सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो मार्गरीटा बहुत ही अजीब अजीब बातें करती है, जिन्हें सुनकर मैनुअल बहुत एंजॉय करता है। लेकिन एमिलियो लोली की बात सुनकर उसे शांत कर देता है और लोली को भी बॉयफ्रेंड से दूरी बनाने के लिए कहता है। लेकिन जब लोली ऐसा करने से मना करती है तो एमिलियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। यह देखकर मैनुअल तो बहुत डर जाता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल हो। इसके बाद मैनुअल के दादा एंटोनियो पर लिखी एक पोयम सुनाते हैं और फिर देर रात कहीं बाहर चले जाते हैं, जिससे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। लेकिन मैनुअल कहता है कि फुएनसांता जानती होगी कि वो कहां गए हैं, इसलिए सुबह होते ही फुएनसांता, मैनुअल और एमिलियो दादाजी को ढूंढने चले जाते हैं और फुएनसांता इन्हें पार्क में ले जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि दादा को पेड़ पक्षियों से बहुत प्यार है। इसलिए वो इन दोनों को लेकर पार्क में जाती है जहां दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी कहते हैं कि मैं घर आना चाहता था लेकिन रास्ता भूल गया था। साथ ही दादाजी कहते हैं कि मैं समुद्र किनारे जाना चाहता हूं ताकि सुकून की सांस ले सकूं। और फिर दादाजी मौत की बातें करना शुरू कर देते हैं, जिस पर एमिलियो उन्हें समझाता है कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद यह सब घर चले जाते हैं और रास्ते भर दादा इन्हें कहानियां सुनाते रहते हैं। दोपहर को पूरा परिवार समुद्र किनारे जाता है। सब लोग बहुत खुश थे और अपने सभी बच्चों को एक साथ देखकर मैनुअल के दादा को भी आखिरकार सुकून मिल ही जाता है, जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और यहीं दादाजी अपनी आखिरी ख्वाहिश के साथ अपनी आखिरी सांस लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मैनुअल के दादा का फ्यूनरल होता है, जिस पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और यहां मैनुअल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। एक तरफ तो मैनुअल को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैनुअल को इस बात का भी दुख था कि अब वो फुएनसांता से दूर हो जाएगा। फुएनसांता भी मैनुअल से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। मैनुअल सोचता है कि अगर आज उसके पेरेंट्स उसे लेने ना आते तो वो फुएनसांता के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आखिरी बार फुएनसांता और मैनुअल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत उदास होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।